हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। लुसेंट प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्य साम्राज्य को बहुत ही सरल भाषा में पढ़ने का और याद करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द सेंड्रोकोटस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? जस्टिन ने कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। यहाँ पे दो प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो कहा जस्टिन ने, लेकिन उसको वेरीफाई किया कि यही है, चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। इसकी पहचान किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, विशाखादत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वृषल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल से उत्पन्न। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कुल से उसका जन्म हुआ था, ये किसने कहा? तो विशाखादत्त का कृत मुद्रा राक्षस में ये कहा गया। धरानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज के 7 अंग बताए हैं। ठीक है, ये अंग कौन कौन है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना, मित्र, इसे ही सप्तांग कहते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज के 7 अंग बताए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? वो जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सिकंदर का ये सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और युद्ध में संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त ने अपनी जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज सबसे पहले किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उन्हें खाने पीने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा मेगास्थनीज ने? कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो ये जो भी बात कही गई, इसे मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था, इसका वर्णन किसने किया कि युद्ध हुआ था? तो एपियानस ने किया है।
प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। एपियानस ने इस युद्ध का वर्णन किया, लेकिन युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिया था। यह बात किसने कहा? तो प्लूटार्क ने कहा। अब हम बिंदुसार के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय जो था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो मकलीपुत्र गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ठीक है, तो बिंदुसार को भद्रसार किस में कहा गया है? किस पुराण में? वायु पुराण में कहा गया है। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रश्न काफ़ी पूछता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायमेकस किसका राजदूत था? तो ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सी से कहा गया है। ठीक है, जहाँ वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, वही जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सी सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। ठीक है, तो तक्षशिला किस किस नदियों का बीच है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथियानस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो बिंदुसार ने किससे ये तीनों चीज़ मांगा था? तो सीरिया के शासक एंटियोकस से मांगा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, दिव्य वादन के अनुसार। ठीक है, तो अशोक का माता का नाम सुभद्रांगी था, किसके अनुसार? तो दिव्य वादन के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय वह कहाँ का राजपाल था? तो अवंती का राजपाल था। जब वो राजगद्दी बैठा तो उस समय अवंती का राजपाल था। मास्करी, गुजरा, नित्तूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का अशोक किस में कहा गया है? तो 4 गो में कहा गया है लेख में, मास्करी, गुजरा, नित्तूर और उडगोलम। यहाँ पे मौर्य प्रांत की राजधानी है। ठीक है, अगर बोलते हैं उत्तरापथ की राजधानी तो तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी। कलंक की तोशली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और पराशी जिसे पूर्वी प्रांत कहते हैं, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अशोक का इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अशोक का जो भी अभिलेख था उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक शिला लेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा गुहा लेख है। ठीक है, नोट की बात करते हैं। तो D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो सिर्फ अभिलेख में ही जो लिखा था अशोक का, वो अभिलेख के आधार पर ही उसके इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया? तो D.R. भंडारकर ने। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चीतापुर तालुक के कनगरहल्ली से प्राप्त उभार कर मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर, शिलालेख से हमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्य अशोक या राजा अशोक उल्लिखित मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन समझने वाली बात है कि अशोक का नाम राजा अशोक कहाँ लिखा हुआ मिला है? तो ये कर्नाटक के कनगनहल्ली से प्राप्त मूर्ति शिल्प में ये लिखा गया है। अब कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का
राजा बताया है। ठीक है, तो अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है किस अभिलेख में, तो भाब्रू अभिलेख में बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। तो अशोक को अशोक वर्धन किस में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। जो उसने कलिंग पर आक्रमण किया उसका उल्लेख 13वां शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है, तो डियानीसियस राजदूत किसके समय आया था? अशोक के समय आया था। और किसका ये था? फिलाडेल्फस का राजदूत था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। वहीं अशोक पहला ब्राह्मण धर्म अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, वह पहले शैव धर्म को मानता था, लेकिन निग्रोध का प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध दिया गया था। 12वें वर्ष वह निगाली गया था और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया था। यह प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आता है कि वह 12वें वर्ष कहाँ गया था, 10वें वर्ष कहाँ गया था और 20वें वर्ष कहाँ गया था। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से वह बौद्ध धर्म मानता था। ये कौन अभिलेख में है? तो अहरोरा अभिलेख में है। रूमन देवी स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट परिमाण देता है। यहाँ पर एक बॉक्स है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थान और संबंधित स्थान। तो अशोक का जो शिलालेख शहबाजगढ़ी है वो कहाँ से मिला है? तो शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से मिला है। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। कालसी उत्तराखंड से। गिरनार गुजरात से। धौली व जोगढ़ उड़ीसा से। इरगुडी राजुल मंडगिरी ये तीनों आंध्र प्रदेश से। शोपारा महाराष्ट्र से। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश से। सासाराम बिहार से। भाब्रू विराट ये राजस्थान से। मास्करी गोविंद मठ कर्नाटक से। और ब्रह्मगिरी शिवपुर जगदीमरमेश्वर कग्गनहल्ली पालीकुट्टू ये सभी कर्नाटक से। अहरोरा उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय इसमें से एक मिलान करने के लिए दे देता है। अशोक का पहला शिलालेख क्या है? तो इसमें पशु बलि की निंदा की बात की गई है। ठीक है, वहीं अशोक का दूसरा शिलालेख की बात करें तो इसमें मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का इसमें उल्लेख है। अशोक का तीसरा शिलालेख की बात करें तो इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत वह दौरे पर जाए। ठीक है, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अशोक का जो चौथा अभिलेख है इसमें भेरी घोष के जगह दम घोष की घोषणा की बात की गई है। अशोक का 5वां शिलालेख इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। अशोक का छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की इसमें शिक्षा दी गई है। अशोक का 7वां और 8वां शिलालेख जो है इसमें अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। वहीं 9वां शिलालेख की बात करें तो इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। अशोक का 11वां शिलालेख इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। अशोक का 12वां शिलालेख इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात की गई है। तो स्त्री महापात्रों की नियुक्ति किसमें? 12वां शिलालेख में है। और कलिंग युद्ध का वर्णन की बात करें तो ये 13वां शिलालेख में है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां शिलालेख में इसका वर्णन है। तो अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, शोदामा तथा विश्व झोपड़ी।
अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7 स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीवकों के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक का जो भी शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 लिपि मुख्यतः मिलता है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है ये अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि शहबाजगढ़ी, खरोष्टी लिपि का अभिलेख है शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये पेशावर से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिपि हम बात करते हैं। तो ग्रीक और अरमाइक लिपि, ये जो 2 लिपियाँ का जो अभिलेख है ग्रीक और अरमाइक, ये अफगानिस्तान से मिला है। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी जो है जो पाकिस्तान में, ये खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में मिला है। और भारत में जो भी मिला है अभिलेख वो ब्राह्मी लिपि का है। खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू जो लिखा जाता है दाएं से बाएं, ठीक है, तो खरोष्टी लिपि भी उसी तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहाँ पर अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें इसमें वर्णित है कि जो मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री जो मंत्री होता था, ठीक है, धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान होता था उसे पुरोहित कहा जाता था। सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसे सेनापति कहा जाता था। राजपुत्र, जो राजा का पुत्र होता था उसे युवराज कहा जाता था। राजकीय द्वार का रक्षक जो होता था उसे द्वारिक कहा जाता था। अंततः पुर का रक्षक अंतर्वेदिक कहा जाता था। आय का संग्रहकर्ता, जो आय का संग्रह करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। राजकीय कोषाध्यक्ष जो होता था, मेन अध्यक्ष, उसे सन्निदाता कहा जाता था। कारागार का अध्यक्ष को प्रशासता कहा जाता था। कमिश्नर को परदेष्ठी, नगर का जो कोतवाल होता था उसे पौर, प्रमुख जो न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक, नगर रक्षा का जो अध्यक्ष होता था उसे नायक, उद्योगों एवं कारखानों का जो अध्यक्ष होता था उसे कर्मांतिक, और जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्रिपरिषद। सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल, दुर्ग रक्षक को दुर्गपाल और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक शिलालेख, एक स्तंभलेख और एक गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पैडेटी फैंथलर ने की थी और इसकी संख्या 14 है। तो अशोक का टोटल कितना शिलालेख प्राप्त हुआ है? 14 शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसकी खोज किसने किया? तो फैंथलर ने किया 1750 में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। जो शिलालेख की खोज थी फैंथलर ने की थी और इसे पढ़ने का कार्य सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किया था। अशोक में स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। जहां अशोक का शिलालेख की संख्या 14 है वहीं स्तंभ लेख की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह अच्छा अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो 7 स्तंभ लेख है वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। बात करते हैं पहला प्रयाग स्तंभ लेख से। तो यह स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया, ठीक है। दूसरा है दिल्ली से टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगला के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कौर लाइड ने की थी। लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदराज ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है।
तो कौन सा अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया गया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सौगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप की समय राज द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने वाले विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो प्रथम शिलालेख नहीं, प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। तो चर शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? जासूस के लिए। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था एवं प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड जाता था। यानी जो भी आप बिक्री करते हैं तो टैक्स के रूप में आपको उसका 10वां भाग देना होगा। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी था। तो एग्रोनोमाई क्या था? तो मार्ग निर्माण का अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में क्या कहा कि उसकी सेना में 50,000 घोड़ा था, 9,000 हाथी था और 8,000 रथ था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लिटोरे की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाली अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घोड़ा और 9,000 हाथी था। तो यहाँ पर सैन्य समिति और उनके कार्य, ठीक है। तो प्रथम जल सेना की व्यवस्था थी। दूसरा यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तीसरा पैदल सैनियों की देखरेख करता था। चौथा समिति अश्वरोही सेना की देखरेख करता था। पांचवा समिति गज सेना की देखरेख करता था और छठा समिति रथ सेना की देखरेख करता था। यहाँ पर जो है प्रशासनिक समिति और उनके कार्य समिति, ठीक है। तो जो प्रथम समिति थी वो उद्योग एवं शिल्प का कार्य का निरीक्षण करती थी। दूसरा समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरा समिति जन्म मरण का विवरण रखता था। चौथा समिति व्यापार और वाणिज्य का देखभाल करती थी।
5वां समिति निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करती थी और 6ठा समिति बिक्री कर वसूल करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक एक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो गूढ़ पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया अर्थशास्त्र में? गुप्तचर के लिए, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो यहाँ पर 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। एक गूढ़ पुरुष गुप्तचर को कहा गया है, जो गुप्तचर एक जगह रहते थे उसको संस्था कहा जाता है, और जो गुप्तचर घूम घूम कर निरीक्षण करते थे उसे संचार कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती जो होने वाली भूमि को अद्योग मात्रा कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, पूरे भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा मेगास्थनीज ने। वो कौन कौन समाज हैं? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला जो थी उन्हें रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, नोट: अशोकाराम विहार कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट इस पुस्तक में दी गई है वो सभी पॉइंट को अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इससे संबंधित कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।